नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या और मॉडल पेपर्स से संबंधित हम बात करने वाले हैं। मॉडल पेपर जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने आर्थिक भूगोल से संबंधित जो है वो तकरीबन 7 से 8 क्लासें हमने डिस्कस कर ली, जिसमें 200 से 250 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम जो है एक मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चन संख्या होगी 30। और ये जो क्वेश्चन है विगत भर्ती परीक्षाओं में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित ये प्रश्न पत्र होगा, जिसमें ये 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही उम्दा किस्म के ये प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है बाल सन संबंधित है। हिमानीकृत स्थलाकृति से, कास्ट स्थलाकृति से, शुष्क स्थलाकृति से और बहते हुए जल से उत्पन्न स्थलाकृति से। बालसन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, बालसन एक ऐसी स्थलाकृति है जहां पर आसपास की नदियां एक ऐसे स्थान पर आके इकट्ठी होती हैं और वह एक झील में बदल जाती है। राजस्थान में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सांबर झील। सांबर झील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाद में ये जल जब सूख जाता है तो ये खारे पानी की यानी कि नमकीनी झील में क्या हो जाती है? तब्दील हो जाती है। तो ये एक शुष्क स्थलाकृति होती है। और अगर बात करें इसे जैसलमेर जैसे या मरुस्थलीय भागों में, जहाँ उनको प्लाया भी कह देते हैं, लेकिन प्लाया कहने के पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो वह स्थिति जब ये पानी इसका जब पानी का से तल से इसकी बाहर जो मिट्टी आ जाती है, यानी कि इसमें उभारपन आ जाता है, तो ये प्लाया में कन्वर्ट रहता है। और अगर ये थोड़ा गड्ढे नुमा या इसमें समुद्र तल से थोड़ा नीचे वाला जो इसका लेवल बना रहता है, तो ये किस में रहता है? ये रहता है आपके झील में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 है वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताभ मेघ पाए जाते हैं? सौममंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में और बहिर्मंडल में। वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताभ मेघ पाए जाते हैं? सौममंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में और बहिर्मंडल में। ध्यान रखिएगा, ये जो मेघ होते हैं ये पृथ्वी से लगभग 24 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 24 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये आपको पता है 24 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल होता है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। स्ट्रेटो स्पीयर के नाम से हम इसको जानते हैं। और इस मंडल की एक सबसे बड़ी खास बात है, इसमें तापमान जो होता है वो क्या पाया जाता है? समान पाया जाता है। इसमें तापमान क्या पाया जाएगा? समान पाया जाएगा। और इस मंडल की सबसे बड़ी खास बात होती है, इसमें मेघ हल्के होते हैं थोड़े, मतलब इसमें सूर्य मयूराकार होते हैं, हल्के और मयूराकार होते हैं। और इन मेघों में कभी कभी आपको रंगीन मेघ भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चिनुक पतझड़ में चलती है, बोरा सर्दियों में चलती है, फोहेन बसंत ऋतु में चलती है, गिबली गर्मियों में चलती है। इनमें से असत्य आपसे पूछा है, तो इसमें एक चिनुक जो है वो ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सारे ठीक हैं। क्यों नहीं है? चिनुक कहाँ चलता है? चिनुक रॉकी पर्वत यूएसए में चलता है। ठीक है, इसके पूरी भाग में ही चलता है। और बोरा सर्दियों में चलने वाली एड्रियाटिक सागर तट के पास में चलती है, फोहेन फ्रांस में चलती है, और गिबली जो है आपके लीबिया में चलती है, गर्मियों में चलती है। बाकी तीनों सही है, जबकि चिनुक जो है वो कब चलती है? बर्फ पिघलने का काम करती है ये। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 है निम्न में से किस प्रकार की आर्द्रता को प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा में केजी में व्यक्त किया जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता को, सापेक्षिक आर्द्रता को, विशिष्ट आर्द्रता को और अनुकूलतम आर्द्रता को। निम्न में से किस प्रकार की आर्द्रता को प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा को केजी में व्यक्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपके विशिष्ट आर्द्रता। इसका राइट आंसर क्या होगा? विशिष्ट आर्द्रता होगा। अब यहाँ पर 2-3 आर्द्रताएं और दे रखी है। निरपेक्ष क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम निरपेक्ष की बात करते हैं। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी, इसके कुल आयतन में उपस्थित
वायु में जो नमी होती है, ठीक है, तो कुल आयतन में कुल नमी जो होती है वो तो क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। और निरपेक्ष आर्द्रता को प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है, प्रति घन सेंटीमीटर में इसको क्या किया जाता है, मापा जाता है। इसके अलावा बात करें हम सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है, किसी निश्चित तापमान में निश्चित आयतन वाली हवा को आर्द्रता सामर्थ्य अर्थात अधिक नमी धारण करने की क्षमता रखता हो या मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा आर्द्र निरपेक्ष के अनुपात में सापेक्ष मात्रा में रहती हो। सामान्य सी मैं आपको बता देता हूँ, निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाले, एक निश्चित टेम्परेचर होगा, निश्चित तापमान पर निश्चित आर्द्रता वाली जो नमी होती है, सामर्थ्य होती है, तो उसको सापेक्षिक आर्द्रता में मापते हैं। और एक होता है आपके अनुकूलतम आर्द्रता। अनुकूलतम का मतलब होता है अनुकूलतम आर्द्रता मृदा की नमी की मात्रा पर जिस पौधे या सामान्यतः सुविकसित हो सकते हैं, जैसे कोई वृक्ष होता है और उस टेम्परेचर के माध्यम से उसका वहाँ पे सटीक प्रकार से उसका बैठ जाना, यानी कि उस अनुकूलतम अपने आप को ढाल लेना उस एनवायरनमेंट के अनुसार, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम आर्द्रता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट आर्द्रता होता है जिसे प्रति किलोग्राम वायु में मापा जाता है। क्वेश्चन संख्या 5 है, अश्व अक्षांश स्थित होते हैं 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में, 250 इसको 25 करना, 25 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में, 30 से 35 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में, 45 से 50 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अश्व अक्षांश जो थे ग्लोब पर 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये पाया जाता है। 30 से 35 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। इसका नामकरण जो है वो यूं हुआ कि जो ब्रिटेन वासी थे वो जब समुद्र में यात्रा कर रहे होते थे तो हवा इसको आगे नहीं बढ़ने देती थी, जिसकी वजह से ये अपने साथ जो यात्रा में अपने जहाज़ में घोड़े लेकर आते थे, उन घोड़ों को यहाँ समुद्र में फेंक देते थे, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, अश्व अक्षांश रखा गया है। और इसमें हवा जो होती है वो अवरोध का काम करती है, यानी कि उनकी जो जहाज़ या नाव थे वो आगे बढ़ने के बजाय वापस क्या होते थे, घूमते थे। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, अश्व अक्षांश नाम दिया गया है। उत्तर में 30 डिग्री तक है और दक्षिण में ये 35 डिग्री तक क्या हो जाता है, चला जाता है। क्वेश्चन संख्या 6 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH दर्शाता है शीत मध्य अक्षांश मरुस्थल को, उष्ण निम्न अक्षांश मरुस्थल को, उष्ण निम्नतम अक्षांश स्टेपी को और शीत मध्य अक्षांश स्टेपी को। कोपेन का जो BWH, हालांकि इसमें नाम से पता चल रहा है बी का मतलब BWH वार्म है और गर्म भी है, और ये मरुस्थलीय भाग में पाया जाता है। तो देखो शीत तो मरुस्थल में होता नहीं है, उष्ण हो सकता है, निम्न अक्षांश स्टेपी, स्टेपी BWS होता तो स्टेपी में आ जाता ये, और शीत मध्य ये दो तो होंगे नहीं। अब आपको इन दो में से छांटना है, बी और सी में से, ठीक है। तो उष्ण निम्न अक्षांश मरुस्थल में आता है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये BWS में जो आता है वो किस में आता है, स्टेपी में चला जाता है, ठीक है। BWHW जो होता है ये किस में आता है, BWHW तो किस में आएगा, मरुस्थलीय में, और BHS वाला जो होगा ये किस में आ जाता है आपके, ये आ जाता है स्टेपी जलवायु में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 7, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। एक तरफ सूची 1 है जिसमें जलवायु के प्रकार दिए हुए हैं, एक तरफ सूची 2 है जिसमें क्या दिए हुए हैं, क्षेत्र दिए हुए हैं, AMW, AW, BSHW और एक है आपके CWG। अब देखिएगा यहाँ पर अधिकतर ये सारे कोपेन के नाम हैं और मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, मैं CWG में जी का मतलब होता है गंगा के मैदान में है, तो सबसे पहले आप गंगा का मैदान इसमें छांटिएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। BSHW जैसा कि मैंने भी आपको बताया ये स्टेपी है और ये राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी कि मरुस्थल में पाया जाता है।
तो प्रायद्वीपीय भारत का आंतरिक भाग, अरावली का पश्चिमी ढाल और हरियाणा का आंशिक क्षेत्र आता है इसमें। अब बच गया कौन सा, AW और AMW, ये हमारे को दो ढूंढने हैं, ठीक है। तो इसमें AMW ये आएगा दक्षिण गोवा के दक्षिण भारत का जो पश्चिमी तट है यहाँ पर पाया जाता है AW। और इसके अलावा अधिकांश हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है ये किस में आता है, AW में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4, फिर 1, फिर 2 और फिर हो जाएगा आपकी 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 है, कथन है एक, ए उष्ण कटिबंध में महासागर के पूर्वी तट पश्चिम की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। कारण है इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धारा तथा प्रचलित पवन से अधिक प्रभावित होता है। इसमें से आपको ये ढूंढना है कि इसमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ध्यान रखना, इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। इसने कहा पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, उष्ण कटिबंधों की बात कर रहा है, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों के अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। ये लाइन गलत है, बाकी तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर से चुनिएगा। एक तरफ ग्रहों की जननिक स्थितियां हैं और एक तरफ उनकी परिणामी ज्वार भाटा स्थितियां हैं। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर जिस दिन समकोण पर होते हैं तो क्या होता है, अगर ये तीनों पिंड जो होते हैं जिस दिन समकोण की स्थिति बनाते हैं तो उस दिन कौन सा ज्वार आता है, उस दिन लघु ज्वार आता है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब एक रेखा पर होते हैं, जब तीनों के तीनों सूर्य, पृथ्वी, मून, अर्थ और सन, ये तीनों जब एक लाइन पे होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार आता है। इसके बाद में चंद्रमा पृथ्वी से समीप की स्थिति में होता है तो अपसौर या उपसौर यहाँ पे दिया हुआ है अपभू, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी का पूंछा है तो उप होता है। समीप की स्थिति में क्या होगा, उपभू आएगा। और अगर दूरस्थ पूंछा है, अधिकतम दूरी पर पूंछा है तो क्या आएगा, अपभू आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 ढूंढना है, ये रहा 2, फिर 1 ढूंढना है और फिर 4 ढूंढना है और फिर 3 ढूंढना है। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन संख्या 10, हम्बोल्ट धारा प्रभावित होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। ये हम्बोल्ट की जो धारा है ये अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से आपको इस तरफ ढूंढना है। हम्बोल्ट की धारा यहाँ पर चलती है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया इधर है तो ऑस्ट्रेलिया के तो ये पूर्व में है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से तो कोई मतलब नहीं, पूर्व में होना चाहिए था। दक्षिणी अमेरिका चाहिए, उत्तरी अमेरिका हमारे को चाहिए नहीं। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, तो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। 2 बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें से दोनों में से आपको कौन सा सही बताना है, क्योंकि माइनर प्रश्न हो गया है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका के केवल पश्चिमी तट पर आपको आना है, दक्षिणी पश्चिमी तट से नहीं आना है, केवल दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे आपका हम्बोल्ट और एक ही ठंडी जलधारा है। और भारत में इसका एक प्रभाव भी देखा जाता है, क्योंकि भारत में जब मानसून आता है तो अल्नीनो और लालिनो की जो स्थिति होती है इसी धारा के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन संख्या 11 है, पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील होता है ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों में खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से, जीव समूह और उनके पर्यावरण के साथ बढ़ते हुए अंतर संबंधों के माध्यम से, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के एकीकरण के माध्यम से, भौतिक रसायन पर्यावरण के माध्यम से। पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील होगा सी, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के एकीकरण के माध्यम से पारिस्थितिक जो होता है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है और सही कूट का उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है। एक तरफ घास के मैदान हैं और दूसरी तरफ देश हैं। पिछले 3 दिन से हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, शायद अब आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे प्रश्नों को। तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्स ढूंढना है अपने को,
ये रहा वेल्स। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज ढूंढना है। दक्षिणी अमेरिका में पंपाज भी है और डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये इस प्रकार से आपको ढूंढ लेना है। तो 1 का 4 यहाँ पर है, 1 का 4 यहाँ पर है, फिर 1 ढूंढना है और फिर 2 और फिर 3। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन संख्या 13 है, एक नैसर्गिक आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों का सही अनुक्रम है। एक नैसर्गिक आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों का सही अनुक्रम है अपघटक, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और स्वपोषी। स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक। स्वपोषी, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, अपघटक। शाकाहारी, सर्वाहारी, अपघटक, स्वपोषी और मांसाहारी। तो सबसे पहले आता है स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी के बाद में सबसे पहले आता है शाकाहारी, शाकाहारी के बाद में आता है मांसाहारी। इन दोनों को खाने वाला कौन सा होता है, सर्वाहारी, और लास्ट में क्या हो जाता है, अपघटक होता है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आता है स्वपोषी, प्राथमिक, द्वितीयक में आता शाकाहारी, तृतीयक में मांसाहारी, चतुर्थ में सर्वाहारी और पंचम में क्या हो जाएगा, अपघटक। तो बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 है, आहार जाल। एक सीधी खड़ी में गमन करने वाला अत्यधिक लंबा जाल, अनेक पोषण स्तरों के मध्य आकार का जाल, एक वृत्तीय जाल, आहार श्रृंखलाओं का एक अंत ग्रंथित जाल। आहार जाल का मतलब क्या होगा, इसमें होता क्या है, आहार श्रृंखलाओं का एक अनंत ग्रंथित जाल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आहार श्रृंखलाओं का एक अनंत ग्रंथित जाल होता है। क्वेश्चन संख्या 15 है, प्रसंभाव्यवाद की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले थे। OH के स्पेट, ग्रिफिथ टेलर, कार्ल सावर, रिचर्ड हॉटसन। तो प्रसंभाव्यवाद जो था OH के स्पेट के द्वारा दिया गया था और इस श्रृंखला में इन्होंने कहा था पर्यावरण केवल उन विकल्पों को सीमित करता है जो एक व्यक्ति के पास है। मनुष्य हमेशा पर्यावरण पर अपना कब्जा जमाने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, OH के। नवनिश्चयवाद किसका था, ग्रिफिथ टेलर का था। कार्ल सावर सांस्कृतिक भूगोल के हैं और रिचर्ड हॉटसन अमेरिकन भूगोलवेता हैं। क्वेश्चन संख्या 16 है, कौन सा अरब भूगोलवेता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये अरबी भूगोलवेताओं में से है। तो इसमें से अल मसूदी जो हैं, अल मसूदी ने विश्व को 14 प्रदेशों में क्या किया है, बांटा है। और इनकी किताब मिली थी, किताब मुराज इल दहाब, मुराज अल दहाब, जिसमें इस संपूर्ण चीज़ों की क्या मिली है, जानकारी मिली है। क्वेश्चन संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, इमैनुअल कांट और बर्नहार्ड वोरेनियस। तो उद्देश्यवादी उपागम अपनाने वाला कौन भूगोलवेता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल रिटर। कार्ल रिटर उद्देश्यवादी था। दूसरा इसका एक और था, इसे आराम चेयर भूगोलवेता के रूप में भी जाना जाता है, कुर्सी वाले भूगोलवेता के रूप में इनको जाना जाता है। तो बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 18 है, रेट जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि भूगोल के भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक विभाजन है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। भौतिक पर्यावरण मानव क्रियाओं को नियंत्रित करता है। भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है। ध्यान रखिएगा, रेट जेल का कार्य किस पर आधारित था। रेट जेल जो थे नीतिवाद के जनक थे, ठीक है। और इनका जो कार्य था वो किस पर डिपेंड करता है, इनका कार्य करता है भौतिक भूगोल ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। इनका जो नियतिवाद का सिद्धांत था वो किस पर डिपेंड था कि मानव क्या होता है, नियंत्रित में होता है किनके, भौतिक पर्यावरण के। क्वेश्चन संख्या 19 है, भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ है। भूगोल में जो आधुनिक टेक्नोलॉजियां हैं, आंकड़े हैं, डेटा हैं, इनका प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1920 के दशक के पश्चात, 1930 के पश्चात और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। तो इसका राइट आंसर होगा
सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में 1945 और 50 के बाद में ही ये प्रतिमान जो थे भूगोल में विकसित हुए थे। जो गणितीय आंकड़े हैं, मैथमेटिक प्रोसीजर है, वो सारा का सारा कब हुआ था? 1950 यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। अगला है 1950 ई के दशक में न्यूटन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषताएं थी। आनुभविक जांच पर बल, सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्षों पर बल, स्थानीय सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियां तथा मॉडल के प्रयोग पर बल और मानव पारिस्थितिकी पर बल। तो मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि 1950 के बाद में स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियां व मॉडल के प्रयोग पर क्या किया गया था? बल दिया गया था। पिछला और ये क्वेश्चन जो है दोनों की समान सी लैंग्वेज है और दोनों के समान ही क्या है? उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 21। आधुनिक युग से पूर्व किसी विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टतः स्थापित किया है? कलवेरियस, बुशिंग, बुआचे और वारेनियस। आधुनिक भूगोल से पूर्व किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल जो है उसको क्या किया है? स्पष्टता के साथ स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बर्नहार्ड वारेनियस। क्रमबद्ध भूगोल के रूप में इसको प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल में इसको करने वाले हैं वारेनियस बर्नहार्ड। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया है? परिभाषित किया है। और ये कौन से भूगोलवेत्ता हैं? ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना विडाल डी ला ब्लास से संबंधित है? दृश्य भूमि जीवन विस्तार, गणितीय भूगोल, पार्थिव संपूर्णता और दृश्य भूमि। विडाल डी ला ब्लास कौन से भूगोलवेत्ता थे? संभववाद के जनक थे। किसके जनक थे? ये संभववादी थे और इन्होंने संपूर्ण पार्थिव संपूर्णता के ऊपर बल दिया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन संख्या 23। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का प्रयोग करके चुनिएगा। एक तरफ सूची लेखक है और एक तरफ इनके क्या है? ग्रंथ लिखने वाले ग्रंथ हैं इनकी जो है। पी गुल्ड है, पी हेंगेट है, ई सैम्पुल है और हंटिगटन है। कौन सा बुक जो है कौन से भूगोलवेत्ता के द्वारा लिखा गया है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी गुल्ड के द्वारा मेंटल लिखा हुआ है या मेटल जो है। इसके बाद में पी हेंगेट के द्वारा लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा हुआ है और सैम्पुल का है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट लिखा हुआ है और हंटिगटन का है मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसका हम ढूंढेंगे 1, इसके बाद में 4, फिर 2 और फिर 3। तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वापस देखते हैं। पी गुल्ड के द्वारा मेटल, पी हेगेट के द्वारा लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ई सैम्पल के द्वारा इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, ई सैम्पल और ई हंटिगटन के द्वारा मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। क्वेश्चन संख्या 24 है, ग्रिफिथ टेलर ने निम्नांकित क्लाइमोग्राफ में 4 जलवायु प्रदेशों में 1, 2, 3 के नाम से यहाँ पे अंकित किया गया है। आरेख के अनुसार इन्हें सही क्रम में रखिएगा। टेलर ने क्लाइमोग्राफ जो है इसके ऊपर बहुत अच्छा अपना लेख भी तैयार किया था और ये थोड़ा सा ये दबा हुआ है यहाँ पे, हालांकि यही है। स्क्रोकिंग, रॉ, किन और मग्गी, इनमें से आपको बताना है मैप के आधार पर कि 0 पर क्या आने वाला है, 80 के आसपास क्या आने वाला है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको सिंबलाइज किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको सीधा ही बता देता हूं। ए इसका क्या होगा राइट आंसर? अब ए में क्या क्या आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे स्कोरिंग तो 1 नंबर पे आ गया है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आएगा MUGY मग्गी, यहाँ पे आएगा। फिर किन आएगा 3 नंबर पे और नंबर 4 पे क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा। ठीक है, तो स्कोरिंग स्कोरिंग मग्गी, किन और रो होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 है, दिया हुआ चित्र जिसमें डब्लू पेंक के अपर्दन चक्र का बल निर्देशित है
निम्न लक्षणों में से किसको दर्शाता है? ए स्थिति केवल उत्थान को, ए स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर को, बी स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा अधिक उत्थान को, ई की स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन को निम्न में से चुनता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ये वाला। ये वाला जो सबसे अपर्दन की जो शक्ति है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो बी की स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा उत्थान अधिक हुआ है, तो ये बी जो है ये क्या हो रहा है? उत्थान अधिक हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी का मतलब हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, बी की स्थिति में उत्थान अधिक हुआ है, ई स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन नीचे दिए गए कूट की सहायता से। तो यहाँ तक जो है ये वाला सी हो जाएगा, 3 और 4। क्वेश्चन संख्या 26 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है और सही उत्तर का प्रयोग करना है। हिमालय के कुछ प्रादेशिक विभाग हैं, सीमाबद्ध करने वाली नदियां हैं। कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, पंजाब हिमालय है और असम हिमालय है। तो इसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालय आएगा, पंजाब के बाद में आता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं के बाद में आता है नेपाल हिमालय और नेपाल के बाद में आता है असम हिमालय। अब आपको पंजाब में कौन कौन सी आती हैं? तो पंजाब में सिंधु और सतलज, पंजाब में सिंधु और सतलज आ गई है। फिर आपको ढूंढना है कुमायूं में, कुमायूं में इससे आगे वाली सतलज और काली आ जाएगी, कुमायूं में आ जाएगी। इसके बाद में नेपाल को काली से ढूंढना है, काली से तिस्ता तक कहाँ पर आएगा? और असम में तिस्ता से ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है 4, ये मिल गया 4। फिर इसके बाद में ढूंढना है आपको 2, यहाँ पे भी 2 है। इसके बाद में फिर ढूंढना है आपको 1, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर किसने किया था? सिडनी बुराड़ ने किया था। सिडनी बुराड़ ने इसका जो है वर्गीकरण किया था इसके आधार पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27। कथन, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। कारण, इन राज्यों में सुअपवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 100 से 150 सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर जैसी भौगोलिक दशाएं मिलती हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होने वाले हैं? आपके सही होने वाले हैं, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो हमारी क्लास आज यहाँ पर समापन होगी। कैसी रही क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।